प्रदेश लोक सेवा आयोग समाज कार्य में आप लोगों से चर्चा कर रहा हूँ। यूनिट नंबर 6 आप सबका कंप्लीट करवा चुका हूँ। इसी यूनिट नंबर 6 से ही और आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। जैसे अच्छा, क्वेश्चन शायद पीडीएफ नहीं गई है, दीपा जी कह रहे थे, तो अभी मैं इसको सेंड कर देता हूँ, उस पीडीएफ को भी, इसे भी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे सामने पहला प्रश्न है बाल विकास से कि बाल विकास के सीमित अर्थ का मतलब क्या होता है। आशा है। ऑप्शन ए है कि अपनी कमी के कारण समाज में उपेक्षित। ऑप्शन बी है कि समावेश की कमी। ऑप्शन सी है कि संस्थागत देखभाल की कमी। ऑप्शन डी है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का, ये बहुत सरल प्रश्न है, इजी है, आप लोग कर भी लेंगे इसको। और यहाँ अगर जो इसका सही जवाब होगा कि बाल विकास का एक सीमित अर्थ के रूप में, तो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपनी कमी के कारण समाज में उपेक्षित। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला आपका। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ए आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि बाल विकास के क्षेत्र में जब भी कभी सरोकार के समय के साथ साथ बच्चों के व्यवहार में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं ना, उससे संबंधित है। तो बाल विकास किसी देश के राष्ट्र के निर्माण का एक आधार होता है, और इसी के पॉइंट ऑफ व्यू में सरकार ने उसके लिए विभिन्न प्रकार के विकास के लिए कार्यक्रम और कुछ संवैधानिक प्रावधान है जो चलाए हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना होगा यहाँ पर कि बाल विकास का एक सीमित अर्थ में, तो आपका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट माना जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। कह रहा है कि बाल विकास का सामान्य अर्थ होता है। तो ऑप्शन ए है कि बालकों का मानसिक विकास। ऑप्शन बी है शारीरिक विकास। ऑप्शन सी है ए बी। तो ये प्रश्न तो आप सबको भली भांति तरीके से आता है और आप सभी लोगों ने जवाब दे दिए होंगे कि ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि विकास एक क्रमिक और मंद, देखो मैंने आपसे बताया भी था कि एक स्टेटमेंट के माध्यम से कि विकास कभी तीव्र गति से होता है तो कभी मंद गति से होता है। ठीक है, ये बात तो तय है, ये सत्य है। एक चीज और, तो विकास एक क्रम के रूप में भी होता है और मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया होती है। ये बात अगर किसी विद्वान ने कहा है तो उसका नाम आपको बताना पड़ता है। तो ऐसे में आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, रिक का नाम आता है। ऑप्शन आपका यही करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं बाल विकास के दर्शन में कौन सा शामिल नहीं है ना। बाल विकास के दर्शन में, दर्शन देखिए ध्यान रखिएगा, बाल विकास के दर्शन बाल विकास का सिद्धांत बताता है बेसिकली। ठीक है, जहां पे बाल विकास के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के रूपों में सिद्धांत को रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे मैं कहूँ निरंतरता का सिद्धांत, अगर आपसे कहूँ व्यक्ति विभिन्नता का सिद्धांत है ना, तो ये भी चीज़ें आती है। विकास एक क्रम के रूप में होता है, ये भी एक रूप होता है, मतलब एक सिद्धांत ही है। वृद्धि और विकास गति जो उसकी होती है, दर एक जैसा नहीं रहता उसकी बढ़ने का, कभी मंद तो कभी तीव्र गति से होता है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। विकास परस्पर संबंधों का सिद्धांत को रिप्रेजेंट करता है, एकीकरण का सिद्धांत बताता है। दिशा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं बोलता हूँ सिरा पदाभिमुख बोलता हूँ, और एक बोलता हूँ समीप दूर विमुख बोलता हूँ। ठीक है, तो इन दोनों को भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बात किया जाए डी वाले को, समावेशन की प्रक्रिया, यही आपका सही हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं प्राचीन काल में किस विद्वान ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में बाल्यावस्था की व्यापक पक्षों पर परिचर्चा किया है। क्वेश्चन नंबर 5 का इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्लेटो का नाम आता है। ठीक है, तो इसे भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा, प्लेटो का। ठीक है, इसी ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक एक किताब है, और ये पब्लिक किताब किसकी है, प्लेटो की है। बाल्यावस्था में इन्होंने व्यापक पक्षों पर परिचर्चा किया है प्लेटो ने, तो इसलिए आप सभी लोगों का जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं कि 17वीं सदी में स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना किसने की थी। 17वीं शताब्दी की बात हो रही है ये। तो 17वीं शताब्दी तक में बाल विकास एक सामान्य दृष्टिकोण के रूप में देखा गया था, एक परंपरा के रूप में देखा गया था। उसी चीज़ों के बारे में बात की जा रही है कि ये किस विद्वान ने इस पे परिचर्चा के बारे में जिक्र किया है 17वीं सदी के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही जवाब हो जाएगा, तो जॉन कोमेनियस एक विद्वान का नाम है, जिन्होंने 17वीं शताब्दी में स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की थी और बालकों के लिए पाठ्य पुस्तक की रचना भी की थी। ठीक है, लेकिन 18वीं शताब्दी की अगर बात आती है तो जॉन लॉक का नाम आता है, और थॉमस हॉब्स का नाम आता है, जे रसेई का नाम आता है। ठीक है, जिसे जॉन लॉक हो गया, यहाँ पे जे रसेई हो जाता है आपका। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे थॉमस हाउस का नाम, तो थॉमस हॉब्स कहिए या हाउस कहिए, इनका भी नाम अगर हम बात करते हैं तो ये 18वीं सदी के में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बालकों का अध्ययन करने पे परिचर्चा ये लोग करते हैं। बाकी जॉन कॉमिनियस का नाम अगर याद रखना होगा तो याद रखिएगा, स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की है, इनकी एक अहम भूमिका रही है। और
17वीं सदी में। ये बात आप लोग को ध्यान रखना होगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में कि किस विद्वान ने 1774 में बाल विकास का विवरण अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन करके प्रस्तुत किया था। देखिए जो है 18 माह का बच्चे पर, अपने बच्चे पर जो किया था जेबी वॉटसन ने किया था, है ना, 18 माह का बच्चा था और जेबी वॉटसन का। और वैसे ही एक और प्रश्न आपके सामने आया है कि बाल विकास के विवरण के बारे में अपने बच्चे पर, जो 3.5 साल का था बच्चा, उस पर इसने किया था और वो उस विद्वान का नाम बताना है आप लोगों को। ठीक है, तो मैं बताऊंगा आप लोगों को। पेस्टालोजी महोदय ने सन 1774 में, क्या नाम था उनका, पेस्टालोजी, सन 1774 में बाल विकास का विवरण जो है अपने 3 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन करके प्रस्तुत किया था। और यह अध्ययन बेसिकली जो है बेबी ग्राफी पर आधारित था। तो बेबी ग्राफी पर आधारित किस पर मतलब किस जो आधारित था बेबी ग्राफी पर, वो किस पर आधारित था, तो वो बाल विकास पर आधारित था। यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, और व्यक्तिगत अध्ययन को लेकर अगर कोई बात करने वाला व्यक्ति है तो जर्मन का एक चिकित्सक था, उसका नाम था टाइडमैन करके, उसे भी हम लोग ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। ठीक है, परंतु इस बात का आप लोग को पता होना चाहिए कि 3.5 वर्ष पर अध्ययन करने वाला पेस्टोलॉजी था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पेस्टालॉजी 1774 में, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे अगर हम बात करते हैं बाल विकास के संदर्भ में जर्मन के एक विद्वान ने व्यक्तिगत अध्ययन किया था, जिससे देखिए अभी भी मैंने आपको बताया भी है कि व्यक्तिगत अध्ययन को लेकर जर्मन के विद्वान थे, वो चिकित्सक थे, उनका नाम था टाइडमैन। सन 1774 का ही आता है, ऐसा कुछ नहीं कि अलग नहीं आएगा, उन्हीं का नाम आता है, सन 1774 में ही आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला जो होगा वो करेक्ट जवाब हो जाएगा। स्टेनले हॉल वगैरह के बारे में बेसिकली जो नाम आता है वो किशोरावस्था में नाम आता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 1889 में किस विद्वान ने इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट पुस्तक प्रकाशन किया था। देखिए ये भी जो यूनिट नंबर 6 है, ये भी कहीं ना कहीं किताबों वगैरह से रिप्रेजेंट करता है, तो आप सबको ध्यान रखना है। हालांकि 19वीं शताब्दी में बाल विकास का अध्ययन को लेकर विद्वानों में बड़ी रुचि थी एक प्रकार से, और इन्होंने सन 1889 में जो था एक तेन नामक विद्वान थे, उनका नाम था तेन, और इन्होंने ही इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट 1889 में किया था। डार्विन ने, अगर बात आता है डार्विन का, तो डार्विन ने एक बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट के बारे में बात किया था, डार्विन ने सन 1881 में। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, और साथ ही साथ 1881 में ही प्रेपर नामक एक विद्वान थे जिन्होंने द माइंड ऑफ द चाइल्ड करके एक किताब लिखा था। तो ये भी चीज़ें हमें ध्यान रखना। तो मैं 3 बातें बताई हैं, दोबारा से बता देता हूँ, आप लोग उसे ध्यान से सुन लीजिए। 1889 में तेन का नाम आता है, तो आप लोग कहेंगे वहाँ पर कि इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट, ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पहली चीज़। दूसरी बात अगर मैं आप लोगों से कहूँ तो 1889 में ही इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट 1889 में, तो आपको तुरंत इन्हीं का नाम आएगा। और अगर हम बात करते हैं डार्विन ने जब चर्चा किया था बायोग्राफी स्केच ऑफ एन इन्फेंट, बायोग्राफी स्केच ऑफ एन इन्फेंट, ठीक है, तो यह हमें ध्यान रखना होगा डार्विन के बारे में। और अगर हम बात करेंगे टाइडमैन के बारे में, तो इनकी जो एक किताब थी, सॉरी टाइडमैन नहीं है, मैं नाम बता रहा था उनका, प्रेपर का एक नाम था विद्वान का, जो इन्होंने 1881 में किया था, द माइंड ऑफ, ठीक है, याद रखिएगा, द माइंड ऑफ द चाइल्ड करके पुस्तक थी। ये पुस्तक टाइडमैन की, सॉरी जो है प्रेयर की थी, किसकी थी, प्रेपर की थी, प्रेपर ये विद्वान का नाम है प्रेपर। ठीक है, ये विद्वान का नाम है 1881 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बायोग्राफिकल स्केच ऑफ द इन्फेंट नामक रचना किसने किया है। तो आपको पता हो गया होगा, आप तो अच्छे तरीके से, है ना, 1889 में, है ना, 1889 में। ठीक है, तो डार्विन का ही था ये भी, तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, अमेरिका की अगर हम बात करते हैं किस सदी में बाल अध्ययन को लेकर आंदोलन चलाया गया था अमेरिका में, तो अमेरिका में कब चलाया गया था, तो ध्यान रखना 19वीं शताब्दी में अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन चलाया गया था, जिसके जन्मदाता थे स्टेनले हॉल। तो आप ध्यान रखिएगा, इनका भी नाम स्टेनले हॉल करके नाम आता है। ये विद्वान, ये किशोरावस्था में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, इन्होंने तूफान की अवस्था बताया है किशोरावस्था को।
ठीक है। और इन्होंने ही अगर हम बात करें तो एक संस्था की स्थापना किया था। उस संस्था का नाम था चाइल्ड, क्या नाम था? चाइल्ड स्टडी, आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा, चाइल्ड स्टडी सोसाइटी फॉर चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चाइल्ड स्टडी सोसाइटी एंड चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जैसी एक संस्था की स्थापना किया है स्टैनले हॉल ने। ये ध्यान रखिएगा 19वीं शताब्दी में। बेसिकली अगर हम बात करते हैं, इन्होंने पैडागोजी सेमिनार नामक एक पत्रिका प्रकाशित भी की थी। तो इनकी एक पत्रिका थी, कोई पुस्तक वगैरह नहीं थी, तो ये पत्रिका के नाम से जाने गए थे। तो ध्यान रखिएगा पैडागोजी, ठीक है, पैडागोजी सेमिनार, ठीक है, सेमिनार या सेमिनरी नामक एक पत्रिका थे, उसका प्रकाशन किया था। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा खासकर। आगे बात करते हैं, ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर चाइल्ड स्टडी की स्थापना कब की गई थी? ब्रिटिश की बात हो रही है ना, तो ऐसी कंडीशन पे आप ध्यान रखेंगे सभी लोग। सन 1892 में, सन 1892 में सली नामक विद्वान ने ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर चाइल्ड स्टडी की स्थापना की थी। और मैं आपको एक बात बता दूं, इसके साथ जो सली नाम का नाम आ रहा है यहाँ पे, ये विद्वान ये यहीं के थे, ब्रिटिश के। लेकिन आपको जीन पियाजे इस ऑप्शन में क्यों दिया है? बेसिकली इसी से संबंधित इसकी एक किताब लाई गई थी जीन पियाजे का। इन्होंने जो किताब लिखा था, लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। और एक किताब थी चाइल्ड, करने के लिए बोल रहे हैं। जी जी, क्या? ज्वाइन करने के लिए बोल रहे हैं। ओके ओके ओके, तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। देखिए, मैंने आपसे कह रहा था कि यहाँ पे जीन पियाजे का नाम आया है, तो जीन पियाजे की दो किताबें थी, एक था लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, है ना, और चाइल्ड कॉप्शन ऑफ द वर्ड एंड मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, इनकी किताब थी। आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जीन पियाजे का नाम यहाँ पर उसकी वजह से लिया जाता है, ठीक है। तो कभी कभी किताबें पूछ लेता है, लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड किसकी किताब है? तो जीन पियाजे का। सेली का किताब के बारे में पूछे तो ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर चाइल्ड स्टडी ऑफ, इसकी स्थापना इसने किया था 1892 में, ठीक है। आगे बात करते हैं, एक है आपका जो है जननांकिकीय पार्श्व चित्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है ना। अब इस प्रश्न में अगर देखा जाए तो किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, कि जनसंख्या का सांख्यिकीय अध्ययन होगा, कि शिक्षा का अध्ययन होगा, कि लैंगिक समानता का अध्ययन होगा, कि मानव गरिमा का अध्ययन होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा ऑप्शन नंबर ए को, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। शायद रुकिए, कोई ज्वाइन हो रहा है आई थिंक, तो आप लोगों को यही चीज़ें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो जो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जनसंख्या का एक सांख्यिकीय अध्ययन हो जाएगा, ठीक है। तो जो जननांकीय रेखा चित्र के अंतर्गत मानव जनसंख्या का एक सांख्यिकीय अध्ययन होता है। इसके माध्यम से किसी भी देश की जनसंख्या में जन्म, मृत्यु, शिक्षा, लैंगिक स्थिति, स्वास्थ्य आदि अनेक जो होते हैं तथ्यपरक उन पहलुओं का हम अध्ययन कर सकते हैं। इस वजह से आप लोग कहेंगे कि जो जननांकीय पार्श्व चित्र का अंतर्गत आता है वो आता है जनसंख्या का सांख्यिकीय अध्ययन, ठीक है। तो शिक्षा का अध्ययन नहीं होगा, इसमें ऑलरेडी सारी चीज़ें इंक्लूड कर दी गई है ना। जहाँ पर आप शिक्षा देख रहे हैं, मृत्यु देख रहे हैं, जन्म देख रहे हैं, लैंगिक स्थिति देख रहे हैं, स्वास्थ्य देख रहे हैं, इन सभी चीज़ों का एक प्रकार से हमने समावेश कर लिया यहाँ पे सांख्यिकीय अध्ययन में, ठीक है। तो शिक्षा का अध्ययन पर्टिकुलर नहीं होगा, नहीं लैंगिकता, नहीं मानव गरिमा, तो ये तीनों के तीनों इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है, इस ऑप्शन में, पहले वाले में। तो पहला आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा। सरकार ने किस पंचवर्षीय योजना में गालियों में रहने वाले, गलियों लिखा हुआ है, ठीक है, गलियों में रहने वाले बच्चों के कल्याण के लिए व्यापक धन खर्च किया था? सरकार ने किस पंचवर्षीय योजना में गलियों में रहने वाले जो बच्चे हैं उनके कल्याण के लिए एक व्यापक धन खर्च किया था? तो इस प्रश्न का मैं जवाब जानना चाहूँगा आप सभी लोगों से। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 14 है और आप सभी का जवाब भी आ रहा है ऑप्शन नंबर बी की तरफ कि 8वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। तो मैं आप सबको बताऊंगा कि यहाँ जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी, इस पंचवर्षीय योजना में गलियों में रहने वाले जो बच्चे थे उनके कल्याण के लिए एक आर्थिक रूप से, एक प्रकार से आप कह लीजिए कि एक व्यापक धन खर्च किया गया था 8वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। तो इसलिए इस प्रश्न का जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट जवाब पहला वाला, यहाँ पे दूसरा वाला आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
और एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग कि भारत की जनसंख्या का डैश 10 से 19 वर्ष की आयु से संबंधित है। तो भारत की जनसंख्या के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है और आपसे पूछा जा रहा है डैश करके। तो बताइए जरा कौन कितने प्रतिशत, ठीक है, 10 से 19 वर्ष की आयु के वर्ग से संबंधित था, ठीक है, कितने प्रतिशत, है ना। अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं आप लोगों से बात करूं यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर आप अगर ए देख रहे हैं 51%, है ना, 51% यानी 210 मिलियन, 210 मिलियन। ऑप्शन में 210 मिलियन भी लिखा हुआ मिल सकता है आप लोगों को, ठीक है, 51% के बजाय। तो भारत की जनसंख्या का 51% जो है भाग 10 से 19 वर्ष के आयु के वर्ग के जो बच्चे थे या जो लोग थे, ठीक है, उनसे संबंधित था। और इनमें आधे से अधिक सामाजिक स्थिति से सुदृढ़ नहीं थे। भारत में प्रत्येक 4 बच्चों में से 1 को मजदूरी करनी पड़ती है। देश में कम से कम 2 करोड़ बच्चे बाल मजदूरी के रूप में कार्य करते हैं। इसलिए ये प्रश्न यहाँ से पूछा गया था, तो आप लोग इसे ध्यान भी रखेंगे। इसका करेक्ट जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, 51%। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में, और 16 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पे, बॉस्को। तो एक बेंगलुरु में अगर हम बात करें बॉस्को के बारे में, एक समिति है बेंगलुरु की ये, और वो गली के बच्चों के लिए है। जो समिति है वो किसके लिए है, गली के बच्चों के लिए है। तो मैं जानना चाहूँगा इसका सही जवाब, तो आप लोग जरा मुझे बताएं इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। शायद कोई ज्वाइन नहीं हो रहा है, 1 मिनट, ग्रुप में मैसेज आ रहा है बच्चों का, मैं एक बार देखता हूँ। हाँ देखिए, अगर हम बात करें बॉस्को समिति के लेकर कि भाई किन बच्चों को लेकर है, तो ये बेसिकली गली के बच्चों के सेवाओं को लेकर है। तो ऑप्शन नंबर ए की तरफ आपका सही जवाब आ रहा था। बॉस्को यानी बी से आपका बेंगलुरु हो जाएगा, या बेंगलोर आप कह सकते हैं। ओनिया अगर हम बात करें ओ से, तो आप ध्यान रखिएगा ओनी यावारा, ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिएगा, ओनी यावारा सेवा, सेवा, ठीक है, एस से सेवा, और सी ओ से आपका हो जाता है यहाँ पे कूटा, ठीक है, कूटा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, या बहुत जगह पे कोटा कहा जाता है या कूटा भी आप कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि डबल ओ का प्रयोग किया गया है इस समिति में, जो इसका नाम लिखा गया है उसको डबल ओ से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो जो बॉस्को है बेसिकली जोखिम में बच्चों की सेवा करने वाला एक संगठन है, और एक ऐसा समुदाय का निर्माण करने के लिए जो एक निवारक और प्रचारक दृष्टिकोण के माध्यम से अपने बच्चों की देखभाल करता है और बच्चों को सामर्थ्य बनाने की बात करता है, समाज में उन ताकतों को सक्रिय करता है और उनके पक्षों में जो है सकारात्मक प्रभाव भी डालता है। तो इसलिए आप लोग कहेंगे इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है, पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा। एक बार आप लोग क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब बताएं मुझे कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बच्चों की कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो करेक्ट जवाब क्या होना चाहिए। चलिए बता, तो 2011 के अकॉर्डिंग अगर आप लोग बात कर रहे हैं तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का, ठीक है, अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो ऑप्शन ए में 15% दिया गया है, ऑप्शन बी में 13.12% दिया गया है, ऑप्शन सी में 18% है, ऑप्शन डी में 21% है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आप लोगों का 13.12%, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 17 है उसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा कि 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग ये चीज़ें देखने को हमें मिली है बच्चों को या बच्चों के परिप्रेक्ष्य में कि भारत में बच्चों की जो कुल जनसंख्या है वो 13.12% है, जिसमें से 0 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों की संख्या 150.8 मिलियन बताई गई थी। भारत सरकार ने बच्चों के विकास के लिए बहुत से कार्यक्रम चलाए और इसके जिसमें उस कार्यक्रम में भोजन से संबंधित था और स्वास्थ्य से संबंधित था, शिक्षा से संबंधित था, आर्थिक विकास से संबंधित था, सांस्कृतिक विकास से संबंधित था, इत्यादि चीज़ों को प्राथमिकता देकर उन बच्चों को सक्रिय रूप से पार्टिसिपेट में या भागीदारी में क्या किया जाए, जोड़ा गया या उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ा गया, आप ऐसा भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में बात करते हैं। एक बार म्यूट हो जाइए, बैकग्राउंड आवाज़ किसी की आ रही है। बालकों की शिक्षा की स्थिति सुधारने के लिए वर्ष 2002 में
किस संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का एक मौलिक अधिकार का प्रावधान कर दिया गया था? ये भी प्रश्न अच्छा है और आप सबको भलीभांति तरीके से पता होगा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तरह से ही अगर मैं बात करूं बालकों की शिक्षा की स्थिति को सुधारने के लिए, तो वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे थे प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए मौलिक अधिकार के रूप में उनको प्रावधान दिया गया या उनको प्रावधान के माध्यम से जोड़ा गया। हालांकि 2004 में प्राथमिक विद्यालयों के जो माध्यमान भोजन की बात हम करते हैं, जो आजकल पीएम पोषण के नाम से आप सभी लोग जानते हैं, नाम परिवर्तित हो गया है, पीएम पोषण रख दिया गया है, और जिसका उद्देश्य यही था कि सुविधाहीन छात्रों को स्कूल तक सुनिश्चित करना या इस तरह का सर्व शिक्षा अभियान आदि के माध्यम से बाल विकास की शिक्षा का विस्तार करना, ताकि शिक्षा का तीव्र गति से समावेश किया जा सके। यही प्रतिक्रिया इस पर चर्चा की गई थी। तो 2002 में 86वें संविधान संशोधन ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, तो इसलिए आप सभी लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं 19 के बारे में बात करते हैं। आप सभी को पता होगा वर्ष डैश में प्राथमिक विद्यालयों में मध्यमान भोजन स्कीम को प्रारंभ किया गया था। अब पीएम पोषण करके कह दिया गया कि भाई बताइए कब प्रारंभ किया गया था। तो प्रारंभ का मतलब पीएम पोषण का मतलब ये नहीं होगा, ठीक है, कि आपने 2021 लगाना है, ठीक है, आपको लगाना ये नहीं है। नाम परिवर्तित अगर पूछेगा तो आपको लगाना होगा, लेकिन प्रश्न ऐसे नहीं बन के आएगा मध्यमान भोजन करके, प्रश्न आएगा पीएम पोषण करके। तो इस जगह पे अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न का जो करेक्ट जवाब होगा वो क्या होना चाहिए, 2004 या 2005? बताएं एक बार। 2004। हाँ, 2004 आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका जो 2004 में सी दिया हुआ है वही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है, 2004। क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बाल सुरक्षा का मतलब क्या होता है? इसका मतलब, कहने का मतलब हुआ आशय, तात्पर्य आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा अगर हम बात करें इस प्रश्न का, तो बहुत सिंपल है और बहुत सरल भी है कि बाल सुरक्षा के अंतर्गत अगर देखा जाए तो किसी भी प्रकार की क्षति की सुरक्षा के बारे में बात करता है, भावी संकट में सुरक्षा की बात करता है, तो ऑप्शन नंबर 3 ही सही हो जाएगा। ए और बी दोनों के दोनों सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 21 के बारे में कि संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से लेकर 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने पर बल दिया गया था, तो वो अनुच्छेद आपको बताना है। तो देखिए 45 अनुच्छेद के बारे में अगर हम बात करते हैं 6 से 14 के बारे में, तो कौन सा अनुच्छेद बेसिकली रिप्रेजेंट होता है हमारे सामने? ऑप्शन बी करेक्ट जवाब हो जाएगा 45, ठीक है, 45। आगे अगर हम बात करते हैं भारत में लगभग कितने प्रतिशत बालक 16 वर्ष से कम आयु के हैं? भारत में अगर बात किया जाए लगभग कितने प्रतिशत बालक जो हैं 16 वर्ष से कम बालक हैं? तो या आप ये कह लीजिए कि बाल सुरक्षा का कल्याण को परिप्रेक्ष्य में जब ये बात की जा रही थी तो उस समय इस पर ऑब्जर्वेशन किया गया था, अवलोकन किया गया था कि भारत में लगभग 40% जनसंख्या जो है 16 वर्ष से नीचे के बालकों की है, और यहाँ आर्थिक दशा और पारिवारिक क्रियाकलापों में परिवर्तन के कारण बालक के विकास में अनेक समस्याएं उत्पन्न होती रहती है, और इन समस्याग्रस्त बालकों की समस्याओं को सुलझाने के लिए संस्थागत और असंस्थागत प्रकार से जो है संस्थाएं कार्य कर रही थी। जैसे मैं अगर आपसे बात करूं, शिशु और बाल विकास विद्यालय हो गया, मातृ शिशु रक्षा केंद्र हो गया, शिशु पालन गृह हो जाएगा, शिशु चिकित्सालय हो जाएगा, बाल अपराधी सुधार गृह हो जाएगा, ठीक है, मानसिक मंदित मतलब बौद्धिक अक्षमता वाले या दिव्यांग बच्चे है ना, बालकों के लिए विद्यालय हो जाएगा या स्पेशल विद्यालय आप कह सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी वाला आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, बाल अपराध न्याय किस अधिनियम के अंतर्गत किशोर संप्रेषण गृह? देखिए ये कई बार एग्जाम में बेसिकली पूछा जाता है यूजीसी में कि संप्रेक्षण गृह में रखने की व्यवस्था कौन सा अधिनियम में आता है, तो वो अधिनियम पता होना चाहिए आप लोगों को। अगर आपको अधिनियम पता होगा तो आप आसानी से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा टफ प्रश्न नहीं आते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि ये किस गृह से संबंधित होगा। क्वेश्चन नंबर 23 का जवाब भी आ रहा है कि भाई आप कह रहे हैं कि ए की तरफ किशोर न्याय अधिनियम 1986 वाला, तो फिर सही जवाब दे रहे हैं आप सभी लोग। ऑप्शन नंबर आपका पहला यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, किशोर न्याय अधिनियम, ठीक है। देखिए किशोर न्याय अधिनियम के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये भी बालकों से ही संबंधित था,
और उपचारीय बच्चे में विभेद किया जाना, इस तरीके की प्रतिक्रिया जो है यहाँ पर चर्चा की गई थी। और उसमें कहा गया था कि भिक्षा मांगते हुए कोई बालक होगा उस पर चर्चा की जाएगी, उनके लिए सुधार गृह होगा। जिनका कोई निश्चित घर या निवास स्थान जीवन निर्वाह का साधन नहीं होगा उनके लिए भी बेसिकली उन्हें समाज के मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा और उनका विकास और कल्याण किया जाएगा, है ना। जो निराश्रित पाया जाता है, चाहे वो अनाथ हो चाहे वो अनाथ ना हो, निराश्रित तो हो लेकिन ऐसी प्रतिक्रिया भी ये किशोर न्याय अधिनियम जो 1986 का है ये भी चर्चा करता है। जिनके माता पिता या संरक्षक अयोग्य हैं अथवा वेश्यागृह या वेश्यालय के साथ रहते हैं, तो ऐसे लोगों पर भी ये बेसिकली जो है इन बच्चों के साथ काम करता है, ठीक है, ताकि उन्हें समाज के मुख्य धारा से जोड़ा जा सके, ठीक है। तो सुधार, उपचार, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि की व्यवस्था के बारे में अगर परिचर्चा होता है तो अनैतिक व्यापार अधिनियम भी करता है, किशोर न्याय अधिनियम भी करता है। लेकिन अनैतिक हम इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि क्वेश्चन ही सीधा कह दिया था कि भाई समप्रेषण गृह किस में पाया जाता है, तो हम सीधा कहेंगे कि भाई ऑप्शन नंबर आपका ए में पाया जाएगा, ठीक है। यही हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। 1986 में किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत उपेक्षित बच्चों के लिए कौन कौन से बच्चे आते हैं, जैसे मैंने अभी बताया भी था कि भिक्षा मांगते हुए पाए जाने पर इनको भी हम रख लेते हैं, समझ जाते हैं कि भाई ये इनको जो है सुधारना है। आगे अगर हम बात करते हैं जिनका कोई निश्चित निर्वाह या साधन ना हो, ये भी आ जाते हैं उसमें। जो निराश्रित हो या अनाथ हो या अनाथ ना हो लेकिन निराश्रित हो, ठीक है, तो ये भी चीज़ें आ जाती हैं, है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा यहाँ पे 24 का। आगे अगर हम बात करते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल के राष्ट्रीय बाल नीति को कब स्वीकृति प्रदान की गई है, तो ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है और सरल भी है। केंद्रीय मंत्री जो है यहाँ पे बात किया जा रहा है मंत्रिमंडल के लिए, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को अगर आप करेंगे तो कैसे करेंगे, इस प्रश्न का अगर आप जवाब देंगे तो कहेंगे कि वर्ष 2013 में, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब जो होगा वर्ष 2013 का ही ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। वर्ष 2013 आपका ऑप्शन सही माना जाएगा, ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल को लेकर, ठीक है। सर 2014 बाल नीति का 14 माहिती है। देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल, ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की बात अगर हम करते हैं राष्ट्रीय बाल नीति को लेकर, तो यहाँ पे चर्चा स्वीकृति जो 2013 में कर दी गई थी, जो प्रभावी रूप तरीके से आया 2014 में हुआ है, 2014 में। लेकिन यहाँ पे प्रश्न आपको ये पूछना था कि स्वीकृति कब की है, प्रभावी नहीं पूछा था कि कब किसी देश में जो है विभिन्न देशों में जो प्रभावी किस तरीके से हुआ, ये नहीं। हालांकि राष्ट्रीय बाल नीति की बात करें अगर हम तो 1974 में आई है, 1974 में आई है, बात को ध्यान से सुनिएगा मेरी। तो बच्चों के लिए जो नीति बनाई गई थी वो 1974 में बना दी गई थी। लेकिन जब केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा से जब ये इसको एक्सेप्ट कर दिया गया बाद में, तो 2013 था। 2014 में ये प्रभावी तरीके से लागू हो गया था, या प्रभावी तरीके से काम करना, सुचारू तरीके से काम करना शुरू कर दिया था। तो इसलिए आप लोग कहें यहाँ पे सही जवाब आपका होगा ऑप्शन नंबर ए 2013 को, केंद्रीय मंत्रिमंडल राष्ट्रीय बाल नीति, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और हालांकि 1974 भी ध्यान रखना है, भूलना नहीं है आपको कि भाई 1974 कहीं भूल जाए आप लोग, ठीक है, वो भी आपका सबसे पहले वही माना जाएगा, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं कि किस अधिनियम के अंतर्गत दत्तक ग्रहण, देखो अब ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अच्छा प्रश्न है, आप इसको कर भी सकते हैं कि दत्तक संतान को गोद लेने से संबंधित का उल्लेख किया गया था, है ना। तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है यूजीसी वगैरह में, है ना। जैसे अगर हम बात करते हैं 1956 की, तो 1956 के अधिनियम में ध्यान रखिएगा दत्तक संतान को गोद लेने से संबंधित नियम का उल्लेख किया गया है, इसमें गोद लेने से संबंधित में तो 1956 में किया गया था, ठीक है। और आप ध्यान रखेंगे ये भी, साथ ही साथ अगर मैं आपसे बात करूं मुस्लिम विच्छेद विवाह के बारे में भी, तो मुस्लिम विच्छेद विवाह तो 1938 हो जाएगा, 38, है ना, 1938 हो जाएगा मुस्लिम विच्छेद विवाह। और अगर हम बात करेंगे भारतीय ईसाई विवाह के अधिनियम के लेकर, तो भारतीय ईसाई विवाह जो होगा आपका 1872 का हो जाएगा, 1872 का हो जाएगा। पारसी विवाह और बालक अधिनियम, बात दोनों एक ही है, और दोनों में जो है अगर हम बात करते हैं बालक कहीं पूछ लेता है बालक अधिनियम, कहीं पूछ लेता है पारसी विवाह अधिनियम, तो ये इसका भी ध्यान रखना होगा। 1936 का भी कभी इनका क्रम पूछ लेता है कि आप क्रम से लगाएं, सीक्वेंस से लगाएं, इसे भी हमें ध्यान रखना। बाकी विशेष विवाह तो आपको पता ही है कि भाई 1954 में मनाया जाता है, ये अधिनियम जो है इसको आया है 1954 में। बाकी हिंदू विवाह अधिनियम भी 1955 हो जाएगा, बाल अधिनियम भी 1936, बाकी यहाँ पे दिया हुआ है। तो कहीं कहीं बाल अधिनियम लिख देता है, कहीं कहीं पारसी विवाह अधिनियम लिख देता है, बात दोनों एक ही होता है, ठीक है। तो इसलिए आपका यहाँ पे जो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा।
आगे अगर हम बात करते हैं बाल नीति कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों की मान्यता देती है, तो मतलब बाल नीति जो है ना, प्रश्न है आपके सामने बाल नीति, और इसमें पूछा जा रहा है कि वर्ष से कम आयु के बच्चों की मान्यता देती है, कितने वर्ष से कम के बच्चों की मान्यता देती है। तो मैं आपसे कहूँगा कि भाई 18 वर्ष से कम, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, 18 वर्ष से जो कम के बच्चे होंगे उन्हीं पर तो ये चीज़ें आधारित होती है या उन्हीं पर मान्यता मिलती है राष्ट्रीय बाल नीति में, ठीक है। तो इसलिए आप इसे ध्यान रखेंगे खासकर। बाल कल्याण संबंधी यूनिसेफ की स्थापना कब की गई थी, है ना, यूनिसेफ की स्थापना कब की गई थी, तो आप लोग जरा मुझे बताएं, 1946 है 1945, बताएं। क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1946, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका 1946, आपका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा 1946, ठीक है, यूनिसेफ में, ठीक है। इसे भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चर्चा करते हैं। और बाल नीति का मुख्य प्रावधान, बाल नीति का मुख्य प्रावधान, ठीक है, आपको बताना है बाल नीति का मुख्य प्रावधान क्या है। 4 ऑप्शन है आपके सामने कि बच्चों के स्वास्थ्य और वातावरण और उत्तरजीविका और जीने का अधिकार और ये सभी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जबरन बंधुआ मजदूरी रखने के विरुद्ध जो है सुरक्षा का अधिकार के बारे में चर्चा करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 भी बहुत आसान है, बहुत सरल है, आप सभी लोग इससे रूबरू हैं, आप सभी लोग। अनुच्छेद अगर मैं बात करता हूँ जबरन बंधुआ मजदूरी को लेकर, और ये बेसिकली बात कर रहा है बच्चों के परिप्रेक्ष्य में, किसके परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा है, बच्चों के परिप्रेक्ष्य में। तो इसलिए आप कहेंगे कि भाई अनुच्छेद नंबर जो आपका 23 जहाँ पे जबरन बंधुआ मजदूरी के रखने के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार बताता है, तो वह आपका अनुच्छेद 23 हो जाएगा, इसलिए आपको ये ध्यान रखना होगा। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अनुच्छेद 24 के, तो आप कहते हैं कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी जोखिम वाले जो कार्य होंगे उससे सुरक्षा का अधिकार के बारे में रिप्रेजेंट करता है। और अनुच्छेद अगर आप 19 की बात करते हैं, तो जहाँ पर आपको अच्छी तरीके से पता है कि 19 को जी तक यहाँ पे टोटल 7, ठीक है, अनुच्छेदों में या खंडों में डिवाइड किया गया है, जहाँ पे प्रेस की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, चलने फिरने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, है ना, हर चीज़ की आज़ादी देता है एक नागरिक को। तो यह अनुच्छेद आपका 19 बताता है। और अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 25 के बारे में, अनुच्छेद नंबर 25, तो ये आप लोग बताएं मुझे जरा, अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है, बताएं, अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है, 25 धर्म से संबंधित है। 25 ओके, धार्मिक स्वतः, धर्म को मानने की। ओके। और भी कोई लोग बताएं भाई, कौन सा वाला? अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता, अपनी किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अपने धर्म पर जो है एक प्रकार से प्रचार करने की स्वतंत्रता, आचरण करने की स्वतंत्रता, इस चीज़ को बताता है अनुच्छेद 25। वेरी गुड, तो इससे आप लोगों को बताते रहना है ना। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला वाला करेक्ट जवाब। बाल नीति 2012 का देखिए, अभी आपने देखा, अभी कह रहे थे कि 2014 होगा, अब आप सोच रहे होंगे बाल नीति फिर सब 2012 क्यों है। देखिए मेरी बात को समझिए आप सभी लोग जरा, केंद्रीय मंत्रिमंडल जो समिति थी उसमें राष्ट्रीय बाल नीति 2012 को 18 अप्रैल 2013 को स्वीकृति प्रदान की थी, जिसे नहीं प्रारूप बनता है, ड्राफ्ट वगैरह बनता है। तो बाल नीति वैसी तरीके से 2012 में उसको बनाया गया था, और फिर उसके बाद 18 अप्रैल 2013 को स्वीकृति प्रदान की गई थी। और इस नीति में ये बात कही गई थी 18 वर्ष से कम आयु के देश के सभी लोगों को बच्चे के रूप में मान्यता देनी चाहिए, क्योंकि बचपन और उस दौरान विकसित मूल्य किसी भी व्यक्ति के जीवन को अत्यंत ही महत्वपूर्ण भाग लेने को बताती है, जहां पर बच्चों को सुरक्षा और समन्वित विकास को लेकर एक प्रकार से काम करता है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसका लक्ष्य क्या रखा गया था, तो यहाँ अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर डी की तरफ, क्रियाशील अनुबंधन का, भरोसेमंद ज्ञान के आधार पर और उद्देश्यपूर्ण अभिसरण का। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर जो जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 31 का, वो डी करेक्ट माना जाएगा, यहाँ पर डी वाला, ठीक है।
हम बात करते हैं न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को लेकर। यह किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? क्वेश्चन नंबर हमारे सामने जो है 32 सामने है, और प्रश्न है हमारे सामने कि न्यूनतम मजदूरी को लेकर। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो है 1948 में न्यूनतम मजदूरी तय की गई थी कि साथ ही उसके साथ एक बात और बताई गई थी बच्चों के परिपेक्ष में कि 14 वर्ष से कम आयु के संदर्भ में 4.5 घंटे का सामान्य कार्य दिवस के रूप में जो है एक प्रकार से माना गया था। तो 4.5 घंटे का अगर बात किया जाता है तो ऐसी प्रतिक्रिया बेसिकली देखने को मिलती थी, परंतु आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 1948 जो होगा वही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बाल श्रम अधिनियम 1986 देखिए यहाँ पे आ गया है, और बाल श्रम अधिनियम, हालांकि अगर हम बात करें बाल अधिनियम कब आया है तो बाल अधिनियम 1933 में आया है, इसे आपको ध्यान रखना होगा, है ना, 1933 में। और अगर आपसे पूछता है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब आया था तो 1948 में आया था। अगर आपसे पूछता है कि खान अधिनियम कब आया था तो 1952 में लाया गया था। अगर आपसे पूछता है कि बाल श्रम अधिनियम कब लाया गया था तो 1986 में लाया गया था। तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं, हमें ध्यान रखना चाहिए, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। तो अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि बाल श्रम अधिनियम 1986 के अंतर्गत कितने प्रकार के खतरनाक उद्योगों के बारे में बच्चों को नियुक्ति पर रोकथाम की सिफारिश की थी। तो देखो मैंने आप लोगों को एक बार बताया भी था, 2 PDF करके लाया था वहाँ पर कि देखिए कौन कौन से व्यवसाय के बारे में रिप्रेजेंट किया गया था। ठीक है, उन्हीं चीज़ों पर आप लोगों से पूछा जा रहा है कि कितने कार्यों के बारे में। हालांकि 25 ऐसे खतरनाक उद्योगों में बच्चों की नियुक्ति पर रोकथाम की सिफारिश दी थी, और अवहेलना होने पर 3 से 12 माह की कैद हो जाएगी या तो 10 से 20 हज़ार रुपये का जुर्माना लग जाएगा अगर आप उसका अवहेलना करेंगे तो। ठीक है, तो 25 खतरनाक उद्योगों के बारे में बच्चों को नियुक्ति पर रोक लगा दिया था, एक प्रकार से रोक लगा दिया है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इस प्रश्न का जवाब अगर हम बात करें तो कितने बच्चों की नियुक्ति पर रोकथाम लगाए, कितनी सिफारिश की, मतलब कितने उद्योगों पर, तो 25 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 25 यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं बाल अधिकारों के संदर्भ में, वर्ष 1959 में संयुक्त राष्ट्र महासंघ कितने सिद्धांतों की घोषणा किया था? ठीक है, ये प्रश्न आपके सामने है, और यहाँ पे अगर हम चर्चा पर चर्चा किए करते हैं कि बाल अधिकारों के संबंध में, तो आपको बताना होगा कि करेक्ट जवाब यहाँ पे क्या होगा कि जहाँ पे 1959 में संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय घोषणा 1959 में की गई थी, जिन्होंने कुल टोटल 10 सिद्धांतों पर अपनी सहमति जताई थी। ठीक है, तो जिसमें भाईचारा भी था, मित्रता था, शांति था, और भी थे, इत्यादि चीज़ों को शामिल किया गया था। और जन्म लेने के साथ ही बालक की राष्ट्रीयता का अधिकार होगा, उसे स्वास्थ्य, पोषण, मकान, सुविधा, शारीरिक दिव्यांगता आदि की शिक्षा दी जाएगी। छोटी उम्र से उसे माता पिता से अलग नहीं किया जाएगा। सामाजिक और नैतिक जो दायित्व होंगे उसके अनुसार माता पिता का बच्चे की शिक्षा के लिए दायित्व होना जरूरी होगा। और इन्हीं अधिकारों में UN कन्वेंशन ने, जैसे संयुक्त राष्ट्र संरक्षण ने बच्चों के अधिकार पर 10 सिद्धांत भी जिक्र किए थे। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे बात करूं 10 सिद्धांतों के बारे में, एक एक करके थोड़ा सा आप लोग सुने रहिएगा, जैसे ध्यान से सुनिएगा। पहले पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें तो कहता था कि प्रत्येक बालक की जो प्रजाति है, रंग है, लिंग है, भाषा है, क्षेत्र है, मत है, राष्ट्रीय है, सामाजिक है, मूल संपत्ति, जन्म और भेदभाव के बिना ही अधिकारों का अधिकारी होगा, ये पहला था उसका। दूसरा था कि शारीरिक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक गरिमा की रक्षा करना या अवसर प्रोवाइड करना, ये दूसरा उसका था। अगर हम बात करते हैं उसके बाद कि प्रत्येक बालक के अपने जन्म के साथ नाम और राष्ट्रीयता के अधिकारी का होना, ये तीसरा आपको बताया जाता है कि जन्म के साथ ही नाम और राष्ट्रीयता का अधिकारी हो जाएगा, या एक प्रकार से वो से मान लिया जाएगा। और चौथा अगर आपके बारे में बात करें तो सामाजिक सुरक्षा के अधिकार के बारे में था चौथा, जहाँ पर उसकी माता का स्वास्थ्य, देख रेख की सुरक्षा का अधिकार, जन्म से पहले और जन्म के बाद जो चीज़ें होंगी, जैसे बालक को उचित पोषण मिले, मनोरंजन की क्रियाएं करे बालक और चिकित्सा देखभाल करे, इस तरीके की प्रतिक्रिया जो है 5वें सिद्धांत में कहा गया, ये सिद्धांत के रूप में आए थे। छठे सिद्धांत के बारे में बात करें तो शारीरिक, मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों को विशेष उपचार और देखरेख की शिक्षा दी जाएगी। 7वें के बारे में बात करें तो यहाँ पे संतुलित विकास के बारे में, बच्चों को प्यार या सहानुभूति की आवश्यकता होगी, इस तरीके की चर्चा पर चर्चा होती थी। और उसके बाद अगर हम बात करें 8वें के बारे में तो बच्चों को कम से कम प्राथमिक स्तर पर मुक्त और अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा, ये आपका एक था। 9वें के बारे में बात करें तो बालकों की स्थितियों में सुधार और राहत देने से बारे में बात की गई थी। और उसके बाद 10वां था आपका कि बच्चे के उपेक्षा जो है क्रूरता और शोषण के विरुद्ध सुरक्षा की जाएगी, ये 10वां था। तो कुल टोटल 10 टाइप के इन्होंने बताए थे सिद्धांत, आप लोग इसे भी ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा। आगे अगर बात करते हैं
यहाँ पर देखिए, अब आप लोग यहाँ से सिद्धांत से ही प्रश्न आ गया है, तो 10 सिद्धांत में से कौन सा तत्व शामिल है। तो देखिए मैंने बताया ना अभी आपको, रंग लिंग भाषा के आधार पर भेदभाव की मनमानी। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रीयता या सामाजिक मूल संपत्ति, जन्म व उसके सनस्तर के भेदभाव के बिना इन अधिकारों का अधिकारी होगा। तो इस तरीके की प्रतिक्रिया नहीं होगी, मतलब भेदभाव को हमें समाप्त करना या उन्मूलन करना, हतोत्साहित करना है, एक चीज़ तो ये था। अगर हम बात करते हैं शारीरिक मानसिक नैतिक गरिमा और अवसर के अधिकारी होगा, ये भी बात थी। प्रत्येक बालक के जन्म और राष्ट्रीयता का अधिकारी होगा, ये भी बात थी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे भी कभी कभी प्रश्न मिल जाते हैं, तो आपको पता अगर होगा तो आप आसानी से कर लेंगे। अभी मैंने ये सबके बारे में बताया था, आप इजीली कर लिया आप लोगों ने। अब हालांकि उपरोक्त तो सभी नहीं आता है एग्जाम में अब आजकल नहीं आता आपका। आजकल क्या आते हैं, और 2 बढ़ा देगा और उसके बाद ऑप्शन दे देगा आप लोगों से कि ABC होगा कि BCD होगा। आजकल ये ट्रेंड चला हुआ है, अब इसको तो हटा दिया है उपरोक्त तो सभी वाला, ठीक है। ये बेसिकली अगर मैं बात करूँ 2 साल से पूछे ही नहीं जाते हैं वनडे एग्जाम में अब तो। आगे हम बात करते हैं बच्चों के अधिकार के लिए किस वर्ष जिनेवा में पहला अधिवेशन हुआ था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का अगर हम बात करते हैं तो आप बताएं जरा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए। तो आप लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे बोलेंगे कि सन 1924 में, ठीक है। वर्ष 1924 में ये बताया जाता है कि बच्चों के अधिकार के लिए जेनेवा में पहला अधिवेशन हुआ था। संयुक्त राष्ट्र की असेंबली में वर्ष 1948 में अधिकारों की घोषणा के समय बच्चों के अधिकारों की मान्यता देते हुए मानव अधिकार को जो है शामिल किया गया था। तो आप ये कह सकते हो, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की असेंबली में 1948 में, ठीक है। हालांकि बच्चों के अधिकार के लिए 1924 में जेनेवा में पहला अधिवेशन स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर ए को। आगे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के बारे में कि कन्या भ्रूण हत्या का मतलब क्या है। कन्या भ्रूण हत्या का मीनिंग क्या है, आशय क्या है, यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 37 का सही जवाब क्या होना चाहिए। तो देखिए, जन्म के पूर्व कोख में कन्या को मार देना, तो यही तो है उसका मीनिंग बताता है ना, एक प्रकार से। लिंग परीक्षण के बाद बालिका शिशु को हटाना, एक प्रकार से ये भी माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो सी वाला है, ये पहला और दूसरा दोनों के दोनों आपके करेक्ट जवाब हो जाएंगे, है ना। मेरा एक सवाल है भाई कि कन्या भ्रूण हत्या, ठीक है, कन्या भ्रूण हत्या के बारे में अगर हम बात करते हैं ये ऐसी प्रतिक्रियाओं के बारे में, तो 2000 पहले तो ये बता दीजिए आप लोग कि जो प्रसव पूर्व निदान तकनीकी है वो एक अधिनियम के रूप में आया था। जैसे यहाँ पे आप देख लें, लिंग परीक्षण के बाद बालिका को, ठीक है, मार देना, तो उसमें कुछ एक प्रकार से अधिनियम लाए गए थे, प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम। क्या कोई मुझे बता देगा कि ये कब लाया गया था अधिनियम, बताएगा कोई? प्रसव पूर्व अधिनियम कब लाया गया था? प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम 1994 में लाया गया था। 1994 में लाया गया था, 1994 में लाया गया था, ठीक है, यह अधिनियम। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियां थी। देखिए बात को समझिएगा अच्छे से, यदि आंकड़ों पर नज़र डाला जाए भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, तो 1000 पुरुषों पे 1000 पुरुषों पर 943 943 हाँ सी, तो 1943 है सर, 930 है सर मध्य प्रदेश की, ये भी बता दूं सर। अच्छा, तो ऐसे में स्त्रियों की जो है 943 बताई गई थी। और 2001 की जनगणना अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए, अगर मान लीजिए एग्जाम में पूछ लेता है 2001 के अनुसार, तो 2001 में अगर आपसे पूछता है स्त्रियों में, तो आप लोग बताना वहाँ पर 933 1000 पुरुषों पर, और 2011 में 943, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं कि कन्या भ्रूण हत्या निम्न में से कौन सा कारण हो सकता है। तो आप देखिए, ये बहुत इजी है और सरल भी है, आप लोग कर भी लेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 का सही जवाब अगर आप बात करें तो आप कहेंगे कि वंश चलाने के लिए बेटे की चाहत होना, दहेज प्रथा होना, बेटियों को पराया धन मानने की प्रथा है, ये सारी चीज़ें होती हैं कन्या भ्रूण हत्या में। तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा, डी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। अभी मैंने आपसे बताया भी है इस प्रश्न के बारे में कि प्रसवार्थ निदान, या आप इसे कह लीजिए प्रसव पूर्व निदान भी बोला जाता है ना, तकनीकी अधिनियम किस वर्ष के तहत बिना शारीरिक समस्या के लिंग जांच करवाना कानूनी अपराध माना जाता है। तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी की तरफ 1994 का, ठीक है, यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं, किस धारा के अनुसार यदि
ध्यान से सुनिएगा, किस धारा के अनुसार यदि कोई माँ के जीवन की सुरक्षा के अतिरिक्त किसी बच्चे को जन्म से पूर्व रोकने का प्रयास किया जाता है तो उसे 10 साल की सजा होगी। किस धारा के अनुसार? यदि कोई माँ के जीवन की सुरक्षा के अतिरिक्त, ठीक है, बात को बहुत अच्छे से समझिएगा, प्रश्न को पढ़िएगा, ठीक है, माँ के जीवन की सुरक्षा के अतिरिक्त किसी बच्चे का जन्म से पूर्व रोकने का प्रयास किया जाता है तो ऐसे में 10 साल की उसे सजा भी होगी। और ये कौन से धारा बताता है कि 10 साल की उसे सजा होगी? बताएं। 10 धारा 10 धारा 10 310। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो इसका सही जवाब हो जाएगा 315। ठीक है, 315 इज द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 315 धारा आपसे यह प्रतिक्रिया के बारे में जिक्र करती है। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ये भी इम्पोर्टेंट था क्वेश्चंस, है ना। कहीं कहीं मिल जाता है 1 लाख जुर्माना वगैरह, तो ये भी बेसिकली उसी में रखा गया है 315 में ही। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 315 की धारा में, ये तो बात तय है कि अगर माँ के जीवन की रक्षा या प्रयास को छोड़कर अगर कोई बच्चे के जन्म से पहले ऐसे कार्य करता है जिसमें बच्चे के जन्म को रोका जा सके और पैदा होने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे 10 साल की कैद की सज़ा होगी। और ये धारा आपको बताता है 312। और इसी तरह धारा 312 भी है, 315 बताती है हालांकि, है ना, ये ध्यान रखना। 312 और 318 तक भी भ्रूण हत्या के अपराध से संबंधित अन्य कानूनों पर एक व्यापक चर्चा भी की गई है। ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। और एक बात बता दूं मैं आपको, जो 312 है कि जो कोई भी जानबूझकर किसी महिला का गर्भपात कराता है और तो जब तक उसे कोई सदिच्छा मतलब स्वयं की इच्छा से नहीं करता है और गर्भावस्था जारी रखना महिला के जीवन के लिए खतरनाक ना हो, ऐसी स्थिति में 7 साल की सजा दी जा सकती है उसे। ठीक है, तो ये भी कंडीशन बताया गया है 312 धारा के अकॉर्डिंग। बट आप लोगों को यही ध्यान रखना होगा, धारा 315 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा 315। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 के बारे में कि बालिका लिंगानुपात बढ़ाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक योजना स्टार्ट की गई थी। ठीक है, अब आप जानते होंगे ये योजना के बारे में भी आपको परिचित होंगे आप सभी लोग। और हाँ, ये हरियाणा से शुरुआत हुई थी 22 जनवरी 2015 को। हाँ, 2015 को यहाँ पे, वेरी गुड। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो हो जाएगा 22 जनवरी 2015, जहाँ पे जो है इस योजना के माध्यम से बालिकाओं के, राज्य सरकार के द्वारा बालिकाओं के लिए चलाया गया था। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट था। ठीक है, तो कभी कभी ये भी प्रश्न आपसे ऐसे भी इंडिविजुअल में पूछ लिया जाता है। जी सर, जी, इसकी माधुरी दीक्षित वो थी प्रमोटर। अच्छा जी, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं दत्तक ग्रहण के बारे में, है ना। तो दत्तक ग्रहण क्या होता है भाई? देखिए, दत्तक ग्रहण संतान ना होने पर दूसरे कुल परिवार का वह विवाह जो विधिवत गोद लेकर अपनी संतान बनाया गया हो, या वह संतान जिसे उत्तराधिकारी बनाने के उद्देश्य से गोद लिया जाता हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एडॉप्ट चाइल्ड या दत्तक संतान कहते हैं। तो इसी तरह के दत्तक संतान का ग्रहण करने के उपरांत स्वजात संतान के समान अधिकारी माना जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो दत्तक ग्रहण का जो मतलब बनेगा वो उपरोक्त सभी बन जाएगा। यहाँ पे तीनों के तीनों करेक्ट जवाब हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 का, तो ऑप्शन नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा डी वाला। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब ध्यान रखिएगा, संशोधित दत्तक पुत्र अधिनियम लाया गया था। तो ये अधिनियम जो है कब लाया गया है? हालांकि दत्तक ग्रहण अधिनियम के बारे में बात किया जाता है, हम लोग जानते हैं भली भांति तरीके से, है ना। अगर दत्तक ग्रहण अधिनियम तो 2017 आता है, और इसी 2017 को ही पहले जब ये लाया गया था तो मूल अधिनियम में तो 1956 था। मूल अधिनियम कितना था? 1956 का था। अभी आप लोग को बताया भी है मैंने 1956, लेकिन ये एक प्रकार का ये संशोधित पूछा गया है तो 2017 पूछा जाता है। तो उसके अनुसार कहा गया कि भारतीय नागरिक, प्रवासी भारतीय, विदेशी नागरिक की भी बच्चे को गोद ले सकते हैं, परंतु प्रत्येक वर्ग में माता पिता के लिए दिशा निर्देशन दस्तावेज अलग अलग होगा, सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होंगे। तो ऐसी चीज़ों पर आप हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और अविवाहित पुरुष लड़की को गोद नहीं ले सकता, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे सभी लोग। ठीक है, और ये बात इसमें संशोधित करके बताया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे आपसे प्रश्न पूछा है
कि निम्नलिखित में से दिशा निर्देश जो है दत्तक ग्रहण के संबंध में है क्या। तो देखिए ऑप्शन ए है कि अविवाहित पुरुष लड़की को गोद ले सकता है, नहीं ले सकता, मैंने बताया ना, तो ये तो सही हो जाएगा फिर, तो ये बात तो कही गई है उसमें। और दंपत्ति गोद तभी ले सकता है जब उसका 2 साल का स्थिर वैवाहिक जीवन हो, तो गोद वही ले सकता है जिसकी शादी 2 साल हो चुकी हो, ठीक है। तो एक जवाब तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। और दूसरी बात, 4 वर्ष तक के बच्चों को गोद लेने के लिए दत्तक माता पिता की संयुक्त आयु जो होगी 90 वर्ष होगी। अच्छा, इस बात से समझिए, देखिए अगर 4 वर्ष तक की आयु के बच्चे को गोद लेने के लिए दत्तक माता पिता की संयुक्त वर्षीय 90 वर्ष होनी भी चाहिए। संयुक्त मतलब समझ रहे हैं आप लोग, संयुक्त का मतलब 45 दोनों का जोड़ के, दोनों को मिलाकर। हाँ, दोनों को मिलाकर, वेरी गुड। तो दोनों को मिलाकर हो सकता है किसी का 30 हो तो किसी को 50 हो जाए, तो 50 30 80 हो जाएगा ना, 90 लाना है तो 40 हो, ठीक है। तो ऐसी भी कंडीशन होगा जहाँ पे 4 वर्षीय तक के बच्चों को गोद लेने के लिए ये तो फार्मूला बताया गया है इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखना होगा। गोद लिए जाने वाले जो बच्चे होंगे किसी भी मान लीजिए भावी दत्त का मतलब माता पिता से बीच के में न्यूनतम आयु का अंतर जो होगा 25 वर्ष के कम ना, मतलब एक प्रकार से कम होना चाहिए, अंतर जो है इनसे कम होना चाहिए, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना होगा। हालांकि बहुत सारे रूल हैं इसके, बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशंस हैं, पढ़ेंगे तो बहुत सारा चीज़ें आएगी देखने को। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा डी वाला, है ना। तो आप पॉजिटिव में देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, जो पॉजिटिव होगा उसी को आपको देखना है। फास्टर केयर मौलिक सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन कौन से होगा। फास्टर केयर का मतलब होता है प्रतिपालक। क्या होता है? प्रतिपालक। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है शामिल की गई हैं फास्टर केयर में, है ना। प्रतिपालक देखभाल के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें शामिल की गई हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, परिवार जैसा वातावरण जो है, जैविक परिवार जैसा प्रयास, बच्चों की रक्षा की सुरक्षा, उपरोक्त तो सभी यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा डी वाला आपका, ठीक है। तो जो ज़रूरतमंद बच्चे होते हैं उनको बेहतर एक प्रकार से पारिवारिक देखभाल की आवश्यकता होती है, इसलिए प्रतिपाल देखभाल के माध्यम से उन्हें बेहतर जीवन प्रदान किया जाता है। तो फास्टर केयर भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना होगा। आगे अगर हम बात करते हैं, जो संरक्षणकर्ता को सामान्यतः किन स्थितियों के लिए उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 का सही जवाब आपको बताना है कि संरक्षणकर्ता को सामान्यतः किन स्थितियों के लिए उपयोग किया जा सकता है या किया जाता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, अगर मैं बात करूं, अक्षम वरिष्ठ के लिए एक अभिभावक होना, नाबालिग के लिए अभिभावक, दिव्यांग वयस्क के लिए अभिभावक, उपरोक्त सभी, यहाँ पर डी वाला जो होगा वही करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका, ठीक है। देखिए, एक कानूनी अभिभावक वह व्यक्ति होता है जिसके पास किसी अन्य व्यक्ति की व्यक्तिगत संपत्ति हितों की देखभाल करने के लिए कानूनी अधिकार होते हैं। तो संरक्षणकर्ता, जिसको हम बोलते हैं गार्जियनशिप, है, संरक्षणकर्ता को क्या बोलते हैं? गार्जियनशिप बोलते हैं। तो ऐसी बेसिकली कि हम 3 स्थितियों को उपयोग करते हैं। तो एक होता है अक्षम वरिष्ठ के अभिभावक जो होता है संरक्षणकर्ता होगा, एक होता है नाबालिग के लिए अभिभावक, एक होता है दिव्यांग वयस्कों के लिए अभिभावक, ठीक है। तो ये चीज़ें देखने को हमें मिलती है संरक्षणकर्ता में, तो इसलिए आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी वाला सही जवाब हो जाएगा। 48 के बारे में बात करते हैं। तो किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक जिले में फास्टर केयर और संरक्षणकर्ता के कार्य क्या क्या हो सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा है ना। अब ये प्रश्न है संरक्षणकर्ता के लिए कार्य कौन कौन से हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 का सही जवाब अगर हम बात करें आप लोगों से, तो यहाँ पे देखिए, बालकों के पोषण के लिए भी, सुरक्षा के लिए भी, शिक्षा के लिए, तो यहाँ पे डी वाला सही जवाब हो जाएगा। सभी के लिए होता है ये, ठीक है। ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पर जरा सा विचार करिएगा आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्नों पर विचार करिएगा। अब आपको बाल विवाह जिसमें लड़के और लड़की की किस वर्ष में पूर्व शादी कर दी जाती है, यह अब रिसेंटली का प्रश्न बनाया गया है, कर दी जाती है। तो आप लोग ऐसे जवाब मुझे बताइए कि इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। सर इसका करेक्ट ये है, बट वही किस कर दी सर सरकार। देखिए, अभी अगर मैं कहूं, अच्छा मेल की कितनी बताई गई है, किसी को पता है मेल की? फीमेल तो आप लोग जान गए हैं, 21। हाँ। यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं तो आप ध्यान रखिएगा, मेल 21 है और फीमेल का भी आपको क्या करना है, इसमें 21 लगाना है, ठीक है। 21 कर दी गई है, ठीक है। तो इस चीज का आप लोग खास कर, अभी हो गई है क्या सर? हाँ, मंजूरी, अप्रूवल मिला है, मतलब इस संशोधन। अब देखो अप्रूवल मंजूरी, अगर क्वेश्चन आ जाता है इस बीच में तो अपन क्या लगाएंगे? अभी तो हुआ नहीं है ना सर। नहीं, मंजूरी देखो दे दी गई है।
अब नहीं, मंजूरी मिलना और सर पास होना तो अलग अलग चीजें हैं। जब तक अमेंडमेंट नहीं होगा तब तक तो माना नहीं जाएगा ना सर। अमेंडमेंट नहीं आएगा कि कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया ना। हाँ हाँ, लेकिन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया तब भी अपन जब तक अमेंडमेंट होके गजट में प्रकाशित नहीं होगा तब तक कैसे लगा देंगे इसका आंसर। कैसे आएगा हाँ। तो कैबिनेट ने अभी हाल ही में कितने वर्ष की आयु निर्धारित की है लड़के लड़की के लिए, ये आएगा ऐसे। हाँ, ऐसे में इस हाँ, तरह वो कैबिनेट में अगर प्रस्ताव पास है तो ठीक है, पर अधिनियम संशोधित तो सर अभी नहीं हुआ है अभी तो मतलब। देखिए, अभी आपका कहना सही है कि ये अभी भी उसमें नहीं आया हुआ है। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, वहाँ पे अगर कैबिनेट मंत्री करके या कैबिनेट ऐसे कुछ करके डालता है ऑप्शन में, तो आपको यहाँ पे मेरे हिसाब से कैबिनेट जरूर डालेगा, तभी आप 21 का चुनाव करेंगे। अदरवाइज या तो हाँ, अदरवाइज अगर आपसे पूछता है तो आप दो ऑप्शन को देखिएगा। वहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेंगे। एक तरफ ऑप्शन मिलेगा 21 व 21 का, एक ऑप्शन मिलेगा 21 व 18 का। बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, 1 और 21 और 18 को। अब प्रश्न इन दोनों, और 2 ऑप्शन काट देना, इन दोनों ऑप्शन को ही ध्यान देना है आपको, इन दोनों पर। और आपको वो सीधा सीधा बता देगा कि ऑप्शन 1 की तरफ जा रहा है प्रश्न कि ऑप्शन 2 की तरफ जा रहा है, वो सीधा बता देगा। हालांकि आप लोग ये ध्यान रखिए, अगर हो गया होगा संशोधन तो वो भी आ जाएगा, जैसे ही आ जाएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। अभी आप चेक करता हूँ इसके बाद कि उसमें दिया है कि नहीं दिया है। परंतु आप लोग कहूँगा मैं आप सभी लोगों से कि आप लोग ऑप्शन 1 ही ज़्यादातर चुनाव करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस समय ये चर्चित में है, ये बहुत ज़्यादा चर्चित में है। एग्जामिनर जरूर इस प्रश्न को भी देखा होगा, जरूर कहीं ना कहीं ना पढ़ा होगा। वो फंसाएगा मतलब। जी, अगर जैसे कि अगर कैबिनेट अगर उसने डाल दिया तो 21 में चले जाना है, और अगर उसने अधिनियम डाला तो अगर तब तक संशोधन हो जाएगा वो वाली बात अलग है। लेकिन अगर अभी तक कई चीजें मंत्रिमंडल में अप्रूव होती है और पहुंचते अधिनियम तक पहुंच नहीं पाती है, कई चीजें अप्रूवल होती है मंत्रिमंडल तक और नहीं पहुंच पाती है अधिनियम तक। तो अगर मंत्रिमंडल देगा तो 21 में चले जाएंगे, और अधिनियम कभी पास हो जाए तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर 21-18 ही ठीक रहेगा वो। ये शायद इस एज से किसी को भी शायद किसी को कोई आपत्ति नहीं लगाएगा इस रूल से, 21 पे कोई भी आपत्ति नहीं लगाएगा। ठीक है, ये जाहिर सी बात है। एक पॉजिटिव तरीके से आप देखें तो बताया जा रहा है कि भाई फीमेल भी जो है अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं, एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, इस तरीके की चर्चा इसमें की गई है, तो इस वजह से पॉजिटिव है, कोई आपत्ति जिक्र नहीं किया है, तो इसलिए पास तो होना तय है। और ये भी मुझे अच्छा लगा है और आप सबको भी शायद अच्छा लगा होगा, तो कहीं ना कहीं ये आपको पॉजिटिव देगा। अगर ये आएगा कैबिनेट करके तो आप ऑप्शन में इसी को चूज करेंगे। अदरवाइज अगर ये नहीं होगा 21 फिर तो 21 ही नहीं होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। 21 के बजाय 19 होगा, तो 21-19 वाला नहीं होगा, आप ध्यान रखेंगे 21-18 फिर होगा। ठीक है, ऐसे चीज़ों पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। सर्वप्रथम बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? सबसे पहले कब पारित किया गया था? सर्वप्रथम बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम पारित कब किया गया था? तो 1929 में। देखिए अब वही प्रक्रिया चल रही है, यहाँ से उसी का पार्ट है ना। बाल विवाह हुआ है जिसमें लड़के की आयु 21 वर्ष से पूर्व और लड़की की 18 वर्ष की पूर्व शादी कर दी जाती थी, ऐसी बात कही गई थी। तो ये उसी का है, ये है ना। बाद में इसमें संशोधन हुआ, सामाजिक आवश्यकताओं को देखते हुए समय समय पर इसमें संशोधन किए जा रहे हैं। वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो जो ये परिचर्चा आप लोग देख रहे हैं 2021 में, है ना, दिसंबर 2021 में, वो एक प्रकार से 21 का जो परिवर्तन, ये संशोधन का एक प्रकार का पार्ट बनेगा। ठीक है, इसी का तो ये ध्यान रखिएगा कि आप प्रश्न पूछा कि पारित कब हुआ है, तो इसलिए आप लगाएंगे यहाँ पर 1929 को। वर्तमान संदर्भ में बाल विवाह को किस अधिनियम में संशोधन किया गया था? ठीक है, अब वर्तमान के संदर्भ में बाल विवाह किस वर्ष में संशोधित किया गया है, यह आपको बताना है। तो वर्तमान समय में अगर हम बात करते हैं तो इस समय 2021 है, और अगर 21 कर देगा तो 21 तो आ गया, तो फिर तो 21 आ गया, और अदरवाइज नहीं आता है तो 2006 रहेगा। फिर क्या रहेगा? 2006 रहेगा। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, अदरवाइज 2006 रहेगा। तो 2006 में अगर हम बात करें तो एक नवीन ये संशोधन था, और एक और संशोधन आया जो 2021 में हुआ, तो ये भी नवीन संशोधन है। ठीक है, तो हमें अब लेके चलना है 2021 को। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ऑप्शन में 2006 लिखा हुआ है, तो इसलिए आपका 2006 ही यहाँ पर माना जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। बाल विवाह संपन्न कराने के किस दोषी माना जाता है, मतलब किसे दोषी माना जाता है? बाल विवाह संपन्न कराने पर किसे दोषी माना जाएगा? माता पिता को, कि रिश्तेदार को, कि विवाह संपन्न कराने वाले को, कि सभी को? बताएं। डी हो जाएगा, रिश्तेदार भी माने जाएंगे, रिश्तेदार भी माने जाएंगे। भाई बता नहीं सकते हैं, वो जो लोग इसमें रहेंगे
वो सभी के सभी लोग क्या है, दोषी माने जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। बाल विवाह के आरोपियों को कितने वर्ष के लिए कारावास की सजा होगी? अगर ऐसा नहीं होगा आप फोन कर दो, बस उनका हो गया कल्याण। फिर तो 2 साल। क्वेश्चन नंबर 53 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, 2 साल। वेरी गुड, 2 साल हो जाएगा। देखिए, ये बाल विवाह आरोपियों को जो 2 साल तक की सजा होती है, एक सश्रम कारावास या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना, दोनों एक साथ हो सकते हैं। ये ध्यान रखना, दोनों एक साथ हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी कंडीशन होता है यहाँ पे। किस विद्वान ने माना है कि समाजकार हस्तक्षेप का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति का आर्थिक आवश्यकताओं और उत्तम स्वास्थ्य के जीवन निर्वाह की समुचित परिस्थितियों को उपलब्ध कराता है? ठीक है, ये किस विद्वान का स्टेटमेंट है? तो मैं आपसे बताना चाहूंगा कि ऑप्शन नंबर आप लगाएंगे रॉबर्ट केसलो का नाम। यहां पर विचार करिए जरा एक बार आप लोग कि सही स्टेटमेंट क्या होना चाहिए आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, बाल विकास का सामान्य अर्थ होता है बालकों का शारीरिक और मानसिक विकास। केवल इतना ही होता है क्या? अगर हम बात करें ऐसे क्वेश्चनों पर, तो ये देखो विचार करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बालक का सामान्य अर्थ में अगर हम बात करते हैं, सर्वांगीण लिखना चाहिए था इसको। केवल इसने बालक के शारीरिक और मानसिक ही बारे में बात किया। हालांकि बालक के अगर विकास की बात करता तो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संज्ञानात्मक, भाषाई, धार्मिक इत्यादि अगर कर देता तो फिर ठीक होता। इसलिए आपका यहाँ पे ये सही हो जाएगा। अगर मैं आपसे बात करूं तो आपका यहाँ पे जो है ये सही हो जाता। क्या बताइए जरा एक बार, क्वेश्चन नंबर 55 का ये सही होगा कि नहीं होगा? मेरे हिसाब से पहला भी सही होता, क्योंकि पहला भी सही हो जाता, क्योंकि शारीरिक मानसिक विकास तो कर रहा था, लेकिन स्पष्टीकरण भले ना कर रहा हो, लेकिन सामान्य अर्थ में तो हम बोल ही सकते हैं कि भाई शारीरिक विकास, मानसिक विकास होना चाहिए। ठीक है, बोल सकते हैं, इसलिए इसको भी सही मानिए। देखिए, सामान्य अर्थ में अगर कोई कहे, अगर मैं आपसे पूछता हूं तो आप कह देंगे सर शारीरिक विकास, मानसिक विकास, तो आपने कहाँ गलत बोला? गलत बोला भाई, होता तो ये भी है। क्या जरूरी है जिसको ना बोलने आए भाषाई विकास, जिसको ना बोलने आए संज्ञानात्मक विकास? आई थिंक ये नहीं, सही मानिए इसको, पहले को भी सही मानिए, दूसरे को भी सही मानिए। ठीक है, इसको भी सही मानिए और इसको भी सही मानिए। आगे बात करते हैं, विकास के सहसंबंध गुणात्मक और परिणात्मक दोनों होता है। देखो, विकास में बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ये दोनों होते हैं, वृद्धि में नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए हम कहेंगे कि भाई विकास में दोनों गुणात्मक और परिणात्मक दोनों होते हैं। शिक्षकों के लिए या एक सामाजिक कार्यकर्ता को एक निश्चित आयु के सामान्य बालकों और उसकी क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए अपेक्षित दिशा प्रदान करता है। बात तो सही है ये भी, तो उपरोक्त सभी आपका सही हो जाएगा, डी वाला। ठीक है, डी वाला सही हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे जरा देखिए, क्वेश्चन नंबर आपको सामने फिर एक प्रश्न आया, विचार करना है। देखो, 17वीं शताब्दी में मैंने अभी आपको एक प्रश्न बताया था कि जॉन कोमेनियस एक विद्वान था जिन्होंने स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की थी। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है, ये तो आप बिल्कुल बोलेंगे ये सही है। अगर हम बात करते हैं 17वीं शताब्दी में जॉन लॉक, अब देखो ये 17वीं शताब्दी नहीं बताया था आप लोगों को। जॉन लॉक, थॉमस हॉब्स आदि जो करके बालकों का अध्ययन पे स्कूल पर बल देता है, 18वीं शताब्दी थी, ये गलत हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं पेस्टोलॉजी महोदय ने 1974 में सर्वप्रथम बाल विकास विवरण को लेकर 3.5 घंटे, 3.5 घंटे तक 4.5 घंटे था, 3.5 घंटे था, 4.5 घंटे थे, बताइए जरा कोई आपको ऐसे प्रश्न। जी, घंटे नहीं, वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया ना, 3.5 वर्षीय पुत्र पे। ओके 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 ओके, हाँ 3.5 मैं अभी मुझे याद आ गया, एक मैंने आपको बताया था ना कि 4.5 घंटे के बारे में चर्चा किया गया था बालकों को श्रम के संबंध में, है ना, वो मुझे याद आ गया। लेकिन ये 3.5 वर्ष, हाँ ये 3.5 वर्षीय पे किया था, ये बात ठीक है, ये बात तो ठीक है, सत्य है ना, ये बात सही है भाई, 110% सही है। इसलिए आप इसको ध्यान रखिए, 3.5 वर्षीय पुत्र पर इसने अध्ययन किया था 1784 में। 18वीं शताब्दी में ये बात तय है, ये 18वीं, 17वीं में नहीं, 18वीं में। 19वीं शताब्दी की बात करता हूँ, अमेरिका का अध्ययन एक आंदोलन चलाया गया था जिसमें जन्मदाता थे उसके स्टैनले हॉल करके। तो ये भी सही है आपका कि 19वीं शताब्दी में अगर हम बात करते हैं, अमेरिका के एक विद्वान थे जिनका नाम था स्टैनले हॉल, और इन्होंने आंदोलन चलाया था और इनको जन्मदाता भी कहा जाता है, मैंने बोला भी था आप लोगों से। तो यहाँ पर 1 सही है आपका, 3 सही है आपका, 4 सही है, इसलिए आप लोग ऑप्शन नंबर बी को लगाएंगे। ठीक है, एक लास्ट प्रश्न ले लीजिए। ठीक है, कल हम लोग करेंगे 7 नंबर की यूनिट, है ना। चलिए, ये भी देखो मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ अभी बहुत सारे क्वेश्चन। अच्छा, इन प्रश्नों का एक प्रकार से अगर मैं बात करूँ जो विचार वाले हैं ना, मैं बता चुका हूँ वही सारी चीज़ें। जैसे अगर मैं बात करूँ भारत के सामाजिक स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए
बहुत से गैर सरकारी संगठन कार्यरत हैं। इस बात से सहमत हैं आप? बिल्कुल होना चाहिए सहमत। हाँ, अगर हम बात करते हैं भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय ने अनाथ बच्चों की सहायता के लिए प्रयासरत रहे, बिल्कुल है। 8वीं पंचवर्षीय योजना में गलियों के जो बच्चे थे इनके कल्याण के लिए 8 करोड़ खर्च किया था, मतलब आर्थिक खर्च किया था। हाँ, और भारत की जनसंख्या में 51% भाग जो है 10 से लेकर 19 वर्ष के आयु वर्ग के थे, ये भी बात ठीक है। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका सही हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 60 कंप्लीट करा देता हूँ, 60 है ना, 60 कंप्लीट करा देता हूँ, 60 क्वेश्चंस। यहाँ पे जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 58 के बारे में चर्चा करते हैं हम लोग कि 58 आपसे क्या कहता है। अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो बाल विकास शिक्षा का मतलब होता है कि शिक्षा के केंद्र बालकों को रखकर शिक्षा देनी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए। इस व्यवस्था में अगर हम बात करते हैं अंतर्गत बालक की रुचि, प्रवृत्ति और क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रोवाइड करनी चाहिए क्या? 58 वाले की बताइए जरा। बिल्कुल करवानी चाहिए, ये भी सत्य है आपकी। वर्तमान के परिदृश्य में बालक विकास, कानूनी उपबंध और आयोजन प्रक्रियाओं के द्वारा बच्चों के विकास का मूल्यांकन। देखो, वर्तमान परिदृश्य में बालक विकास और कानूनी उपबंध और आयोजन प्रक्रिया के द्वारा बच्चों का विकास का मूल्यांकन किया जाता है, किया जा रहा है, ये बात नहीं है, ये गलत बात है। ठीक है, वर्तमान परिदृश्य में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कानूनी उपबंध और आयोजन की प्रक्रिया में। ठीक है, ये गलत जवाब है। आगे हम बात करते हैं 2002 में 86वें संविधान संशोधन 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान की गई, ये सत्य है। तो आपका 1, 2, 4 जहाँ पे होगा वही करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, एक बात और करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 के बारे में। देखिए जरा, संयुक्त राष्ट्र महासंघ के द्वारा बाल अधिकारों को अंतर्राष्ट्रीय घोषणा वर्ष 1959 में की गई थी। क्या ये बात सही लग रहा है आपको? किया गया था कि नहीं किया गया था? बिल्कुल किया गया था, बिल्कुल सही है ये। और बाल अधिकारों के इस घोषणा में 10 सिद्धांत दिए गए थे, बिल्कुल दिए गए थे। और इसमें देखिए भाईचारा, मित्रता, शांति आदि को शामिल किया गया था, बिल्कुल शामिल किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा करेक्ट यहाँ पर। तो सारे के सारे सही हैं यहाँ पर। ठीक है, 60 से लेकर 64 हैं। ठीक है, बस ये प्रश्न भी बहुत ईजी हैं, है ना। आप यहाँ पे कथन और कारण के रूप में आए हैं ये प्रश्न। ठीक है, मैं आपको करवा देता हूँ, आप इसमें देख लीजिए। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या था इसमें देख लीजिए एक बार। ऑप्शन नंबर 1 पहला है व्याख्या कर रहा है, दूसरा व्याख्या नहीं कर रहा है। पहला तीसरे में आपका ए सही है और उसके बाद आर गलत है, ए गलत है और आर सही है। ऐसे प्रश्नों को आपको इस तरीके से ध्यान देकर करना होगा। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें, किसी भी देश में विकास के लिए यह कहा गया है कि बालक के विकास ही राष्ट्र का विकास निहित है। बात तो सही है, ये तो यार सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये स्टेटमेंट सत्य है। और देश के भावी कल्याण बच्चों के स्वास्थ्य और कल्याण पर निर्भर होता है, ये भी बात सत्य है। और कहीं ना कहीं ये बच्चों के बारे में चर्चा कर रहा है, तो ये व्याख्या कर रहा है, एक प्रकार से क्या हो रहा है, ये व्याख्या हो रही है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये बहुत सरल सरल प्रश्न है, आप लोग देख लेना। कल मैं आप लोगों को इसी से आगे लेके चलूंगा यूनिट नंबर 7। ठीक है, प्रैक्टिस मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस जो है करवा